एक विशाल नीला लाइटनिंग बोल्ट जमीन पर जोर से गिरा और यह लाइटनिंग बोल्ट अपनी निरंतर शक्ति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। जमीन के नीचे एक एग टूट गया। यह एक परिचित है ना? यह वही ड्रैगन एग है जो मिस्टी माउंटेन के कमांड सेंटर में रखा था। इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार यह खोल टूट गया। डिवाइन ट्री की हजारों आशाओं को समेटे हुए यह ड्रैगन एग अंततः फूट पड़ा। टूटने की आवाज़ जोरदार ढंग से गूंजी और एक बड़ा काला विंग एक शेल से बाहर निकला। तुरंत बाद एक भयंकर ड्रैगन बाहर निकला। उसका मुंह लगातार चीख रहा था। जैसे एक नवजात शिशु रोता है, वैसे ही यह ड्रैगन अपने आसपास को डराने के लिए दहाड़ रहा था। वास्तव में यह एक पौराणिक प्राणी था। इस समय लैन फोंग और उनकी बहन ने सब कुछ देखा। उनकी जिम्मेदारी इस ड्रैगन एग की रक्षा करना थी और वास्तव में यह सौभाग्य था कि इस चमत्कारिक क्षण को दोनों भाई बहन ने पूरी तरह से देखा। तुरंत ही गुलाबी बालों वाली छोटी बहन ने आश्चर्य से सांस ली और अपने भाई का नाम पुकारा। लैन फोंग ने अपनी आंखें चौड़ी की, पसीना उनके शरीर को भिगो रहा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन काल में हम इस प्राणी के जन्म को देख सकते हैं। यह एक लेजेंड का जन्म है। लैन फोंग और उनकी बहन बस दूर से देखते रहे। दूसरी ओर काला ड्रैगन गर्व से अपने विंग्स फैलाए हुए था, लाइटनिंग बोल्ट का सामना करते हुए और ऊपर की ओर उड़ता हुआ, जैसे कि लाइटनिंग के तहत एक पवित्र शुद्धिकरण समारोह का आनंद ले रहा हो। ड्रैगन की दहाड़ के साथ जो आकाश में गूंज रही थी, सबसे बड़ी 9 पूंछ वाली लोमड़ी बहन मिस्टी माउंटेन की सबसे ऊंची जगह से चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और ठंडा था, जैसे कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी की आंखों में इस जगह के अगले दशकों के लिए कोई योजना हो। ड्रैगन एग का फूटना बस एक अपरिहार्य घटना थी। उस शहर में जहां डिवाइन ट्री बसी थी, हवा का एक झोंका भी नहीं था। पूरा क्षेत्र शांत था। डिवाइन ट्री ने धीरे से कहा, सभी समुद्री जानवर पीछे हट गए हैं, है ना? लेकिन वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। डिवाइन ट्री के मन में अभी भी कई विचार उमड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसा सिस्टम ने कहा था, अंधेरा निश्चित रूप से आएगा। डिवाइन ट्री को नहीं पता कि इसका रूप क्या होगा, लेकिन उसे केवल इतना पता था कि अंधेरे के मिनियंस उस वेल की तरह अत्यंत शक्तिशाली होंगे। इसलिए अंधेरे का अंतिम बॉस निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली एंटिटी होगा। यह सोचकर डिवाइन ट्री का चेहरा तुरंत तन गया और वह चिंता में डूब गया। डिवाइन ट्री ने शाओलिंग की ओर देखा, जो एक पेड़ की डाल पर खड़ी थी। उसने धीरे से शाओलिंग को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुमने इस बार बहुत मेहनत की है। शाओलिंग ने बस चुपचाप मुस्कुराया। उसका सुंदर चेहरा हमेशा डिवाइन ट्री के पास रहते हुए एक गर्म और खुशहाल भावना बिखेरता था। डिवाइन ट्री ने एक तरफ संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, और तुम कौन हो? वहां डिवाइन एलिफेंट खड़ा था। यह व्यक्ति पूरे युद्ध के दौरान शाओलिंग के पास मौजूद था। खतरनाक स्थिति के कारण डिवाइन ट्री ने उसे दुश्मन नहीं समझा, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। इस समय डिवाइन एलिफेंट पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया था। उसकी बुद्धि स्पष्ट थी और उसकी आंखें कार हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी। डिवाइन ट्री ने अपनी आंखें सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुमने हमारी मदद क्यों की? तुमने ह्यूमंस की मदद क्यों की? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? डिवाइन एलिफेंट इस समय बहुत गंभीर था और ईमानदारी से जवाब दिया, मैं स्काई माउंटेन का एक विशाल हाथी हूं, देवताओं का वंशज, अंधेरे का प्राकृतिक शत्रु। डिवाइन ट्री ने यह जवाब सुनकर तुरंत चौंक गया। उसने गलत नहीं सुना। इस हाथी ने कहा कि वह अंधेरे का प्राकृतिक शत्रु है। यह बिल्कुल सही था। डिवाइन ट्री को अंधेरे के बारे में और जानकारी की जरूरत थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति लाइफ बोट पकड़ लेता है। डिवाइन ट्री ने जल्दी से पूछा, आखिर यह अंधेरा कौन है? तुम इस डार्क गाई के बारे में कितना जानते हो? डिवाइन एलिफेंट से सही सवाल पूछा गया था और उसने तुरंत एक विशेषज्ञ की तरह गंभीरता से जवाब दिया, अंधेरा कोई प्राणी नहीं है, बल्कि एक प्रकार की एनर्जी है। डिवाइन ट्री यह सुनकर आश्चर्य महसूस किया कि यह कोई प्राणी नहीं, बल्कि यह एक एनर्जी फॉर्म है, जिसने डिवाइन ट्री के सभी पूर्व संदेहों को पूरी तरह से पलट दिया। ऐसा लगता है कि अंधेरे को हराने की डिवाइन ट्री की 2000 से अधिक रणनीतियां अब शुरू से फिर से बनाना होगा। डिवाइन एलिफेंट ने डिवाइन ट्री के भयभीत चेहरे को देखा और तुरंत आगे कहा, क्या तुम्हें पता है, अंधेरा वह एनर्जी है जिससे हर कोई बहुत परिचित है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। डिवाइन ट्री ने अपनी असाधारण बुद्धि से तुरंत समझ लिया और बोला, तुम्हारा मतलब है स्पिरिचुअल पावर? डिवाइन एलिफेंट, जिसकी आंखें कार हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी, ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह स्पिरिचुअल पावर ही है। यह जवाब सुनकर डिवाइन ट्री और शाओलिंग के रोंगटे खड़े हो गए। उनका दुश्मन स्पिरिचुअल पावर है, वही शक्ति जिसका वे हर दिन उपयोग करते हैं। ये थोड़ा जटिल लग रहा था, जैसे किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में फिलॉसफी पढ़ना। इसे एक पल में स्पष्ट करना मुश्किल था। डिवाइन ट्री और शाओलिंग चुपचाप डिवाइन एलिफेंट के आगे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। डिवाइन एलिफेंट ने आगे कहा, सरल शब्दों में हमारा ग्रह एक परपेचुअल मशीन की तरह है, जो लगातार स्पिरिचुअल पावर उत्पन्न करता है। ये स्पिरिचुअल पावर्स जानवरों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से अवशोषित नहीं होती तो उसे ग्रह से बाहर धकेल दिया जाता है, ताकि ग्रह को पूर्ण स्पिरिचुअल पावर की स्थिति ना झेलनी पड़े। डिवाइन एलिफेंट ने डिवाइन ट्री की ओर देखा और कहा,
लेकिन मृत प्राणियों के अंदर की स्पिरिचुअल पावर का क्या होता है, ये सोचकर डिवाइन ट्री चिंतित हो गया, पसीने से तरबतर हो गया। क्योंकि एनर्जी अपने आप गायब नहीं होती, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। E=mc²। डिवाइन ट्री ने जवाब दिया, क्या ये स्पिरिचुअल पावर की तरह है? मृत जानवरों की ये स्पिरिचुअल पावर्स अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, है ना? डिवाइन एलिफेंट की आंखों में गहरा और बुद्धिमान प्रकाश था। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मृत प्राणियों की स्पिरिचुअल पावर किसी दूसरी दुनिया में मुक्त हो जाती है। वह अंडरवर्ल्ड है, जहां एनर्जी नष्ट नहीं होती, बल्कि लगातार एकत्रित होती रहती है जब तक कि एक निश्चित सीमा तक नहीं पहुंच जाती। ये एनर्जी ब्लॉक अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, जो विचार, रूप और इच्छाएं उत्पन्न करता है। फिर इस नकारात्मक स्पिरिचुअल पावर में जीवित रहने की इच्छा के कारण ये प्राणी हमारे दुनिया में वापस आने का रास्ता खोज लेता है। इसलिए मृत प्राणियों की स्पिरिचुअल पावर ही अंधेरे का सार है, या इसे डेथ स्पिरिट भी कहा जा सकता है। डिवाइन ट्री के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, जैसे बचपन में किसी बूढ़े व्यक्ति से डरावनी भूत की कहानी सुनते समय हुआ था। डिवाइन ट्री ने धीरे से पूछा, अगर ये इस दुनिया में आ जाता है तो क्या होगा? डिवाइन एलिफेंट ने जवाब दिया, अंधेरे स्पिरिचुअल पावर और इस दुनिया की स्पिरिचुअल पावर की प्रकृति स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी है। इसलिए जब ये प्रकट होता है तो ये इस दुनिया को विभाजित कर देता है। पिछली बार जब अंधेरा आया था, विश्व भर के सभी शक्तिशाली लोग इसके खिलाफ एकजुट हुए थे। परिणाम स्वरूप इसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया, लेकिन सामान्य स्पिरिचुअल पावर और अंधेरी स्पिरिचुअल पावर दोनों गायब हो गए, क्योंकि वे एक ही है। ये सुनकर डिवाइन ट्री ने तुरंत इसे एक किताब से जोड़ा, जिसमें एक जनरल के पुनर्जनन की कहानी थी, जिसमें पिछले युग का वर्णन इस प्रकार था। पूरी दुनिया में अराजकता थी। दुनिया शुरुआत में लौटना चाहती थी, ढह जाना और अराजकता में डूब जाना। तो क्या ये इन दो प्रकार की स्पिरिचुअल पावर्स के संघर्ष की बात कर रहा था, जो वास्तव में एक हैं? डिवाइन एलिफेंट ने तुरंत कहा, लेकिन अजीब बात यह है कि अंधेरे को एक बार आक्रमण करने में 3000 साल लगते हैं, और इस बार वह चक्र नहीं है। शाओलिंग ने भी चिंतित होकर कहा, अगर ये इस दुनिया में पहले ही आ गया तो सब कुछ। इससे पहले कि शाओलिंग अपनी बात पूरी कर पाती, डिवाइन ट्री ने उसे आश्वस्त किया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन ट्री का स्वर निर्णायक और ठंडा हो गया, जैसे किसी देवता का। उसने कहा, बस इतना जान लो कि इसे मारा जा सकता है, फिर सब कुछ सरल है। डिवाइन एलिफेंट ने जो कहा उसके अनुसार क्या ये अक्सर ह्यूमंस द्वारा हराकर अपने स्थान पर वापस भगा दिया जाता है? तो ये कोई अजय एंटिटी नहीं है। डिवाइन ट्री के मन में तुरंत आशा की किरण जागी। उसने शाओलिंग की ओर देखा, जो अभी भी चुपचाप चिंतित थी, और कहा, शाओलिंग, तुम ह्यूमंस के पास वापस जाओ। तुम्हें वहां बहुत सारे काम करने हैं, है ना? मुझे भी मिस्टी माउंटेन लौटना होगा। डिवाइन ट्री ने डिवाइन एलिफेंट की ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। अब ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक सहयोगी था। डिवाइन ट्री ने पूछा, और तुम? डिवाइन एलिफेंट ने जवाब दिया, मैं कुछ समय के लिए शाओलिंग के साथ रहूंगा। मुझे शक है कि सी बीस्ट जल्दी ही फिर से काउंटर अटैक करेंगे। क्या डिवाइन एलिफेंट शाओलिंग के प्रति मोहित था? डिवाइन ट्री ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में अब केवल यही था कि अंधेरे को कैसे हराया जाए। सी बीस्ट अंधेरे के मिनियंस बन चुके थे। अब अगर उनके मुख्यालय पर जाकर उनके चेयरमैन को मार दिया जाए तो ठीक है, लेकिन इससे अंधेरा और मजबूत हो जाएगा। यह एक पैराडॉक्स है कि प्रत्येक प्राणी स्वयं को और मजबूत करना चाहता है, उसे अन्य प्राणियों को नष्ट करना पड़ता है, जिसमें डिवाइन ट्री भी शामिल है। और जब कोई प्राणी मरता है तो अंधेरा और मजबूत हो जाता है। समुद्र की लहरें अब शांत हो गई थीं। कोई युद्ध नहीं था। समुद्र के हजारों मीटर नीचे सी बीस्ट किंग्स अपने नेता के सामने खड़े थे। मरमेड क्वीन भी वहां थी, जो समुद्र के सी बीस्ट किंग्स में से एक थी। उसके मन में अब यह समझ आ गई थी कि यह युद्ध क्यों खत्म करना पड़ा, क्योंकि समुद्र के 7 में से 3 किंग्स मारे गए थे और बाकी किंग्स भी हार गए थे, जिसमें वो महान प्रोफेटिक वेल भी शामिल था। इस वाटर ड्रैगन को देखकर वास्तव में दया आती थी, जो समुद्र के सबसे सुंदर किंग्स में से एक था, फिर भी लैंड क्रीचर्स द्वारा हरा दिया गया। जब तक वेल का कोई आर्मर बाकी नहीं रहा, उसने अपनी आंखें सिकोड़कर सी बीस्ट किंग्स की ओर नीचे देखा और फुसफुसाया, ये भी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत आत्ममुग्धता दिखाई। मुझे नहीं पता था कि मेनलैंड पर एक ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर प्रकट हो चुका है, जिसके कारण ये दुखद स्थिति पैदा हुई। वेल ने गंभीरता से चेतावनी दी, मेरे मरने के बाद तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अब मेनलैंड की ओर और नहीं बढ़ना, बल्कि पहले पूरे समुद्र को एकजुट करने को प्राथमिकता देना।
ये शब्द बहुत गंभीर लग रहे थे, जैसे किसी मरते हुए बूढ़े पिता के अंतिम शब्द हों। इसलिए सभी सी बीस्ट किंग्स ने सम्मानपूर्वक एक भी शब्द ना छोड़ते हुए ध्यान से सुना। वेल ने अपनी वसीयत जारी रखी। फिर तुम्हें उस महान कैरेक्टर के पुनर्जनन का इंतजार करना होगा। सभी सी बीस्ट किंग्स ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, हाँ। इसके तुरंत बाद वेल सिकुड़ गया और समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्से, जो इस महासागर की सबसे गहरी खाई थी, की ओर बढ़ गया। काफी देर तक तैरने के बाद अचानक एक सुनहरा लाइट क्रैक फट पड़ा, जैसे कोई आंख खुल रही हो। इस क्रैक से हजारों लाइट हैंड्स निकलकर बाहर आए, जैसे कि वे प्रोफेटिक वेल को निगलना चाहते हों। देखते ही देखते वेल के फिन्स और शरीर को इन लाइट हैंड्स ने लपेट लिया। ये एक विशाल चमकीली आंख थी, जो और बड़ी होती जा रही थी, जैसे प्रोफेटिक वेल को अपने अंदर समा लेना चाहती हो। शायद ये एक रहस्यमयी सैक्रिफिशियल रिचुअल था। अध्याय समाप्त।